नीलगिरी की पहाड़ियों के आंचल में बसा सत्यमंगलम का घना जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जितना प्रसिद्ध था उतना ही बदनाम था वहां की लकड़ी तस्करी और वन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ के लिए। जहां परिंदा भी पर मारता था तो डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, धनराज की जेब गरम के बिना नहीं जा सकता था। धनराज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खाकी वर्दी को अपनी जागीर समझ लिया था और उसका मानना था कि इस जंगल के भीतर कानून वही है जो उसकी जुबान से निकलता है। उस दिन मौसम का मिजाज कुछ अजीब था। घने काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, लेकिन उमस ऐसी थी कि शरीर से पसीना थमने का नाम नहीं ले रहा था। धनराज अपने वातानुकूलित दफ्तर से बाहर निकला और चेक पोस्ट पर तैनात अपने खास मोहरे कांस्टेबल अजय को आदेश दिया कि आज का कोटा हर हाल में पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसे शहर के एक बड़े बिल्डर की पार्टी में शामिल होना था और उसके लिए मोटी रकम की दरकार थी। उसने अजय की आंखों में देखते हुए दहाड़ कर कहा, अजय, आज कोई भी गाड़ी बिना जांच के और बिना चढ़ावे के इस नाके से पार नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो, कोई संतरी हो या कोई मंत्री। आज मेरी नजर से कोई नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जब तक जेब नहीं भरती तब तक वर्दी का रौब अधूरा रहता है। उधर जंगल के दूसरे छोर पर एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली मीरा अपने बीमार पिता केदार की हालत देखकर बुरी तरह टूट चुकी थी। केदार को फेफड़ों का गंभीर संक्रमण था और डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर अगले 24 घंटों के भीतर शहर के बड़े अस्पताल में उनका ऑपरेशन नहीं हुआ और खून नहीं बदला गया तो उनके बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मीरा के पास समय बहुत कम था और संसाधन उससे भी कम, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपने बड़े भाई आर्यन को फोन करने की कोशिश की, जो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में एक जांबाज कमांडो था और फिलहाल अरब सागर के बीचों बीच एक गोपनीय मिशन पर तैनात था, जहां नेटवर्क मिलना नामुमकिन था। बेबस मीरा ने अपनी मां के आखिरी पुश्तैनी गहने और अपने भाई की सबसे अजीज निशानी, उसकी पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल को गांव के एक साहूकार के पास गिरवी रख दिया ताकि वह अपने पिता की जान बचा सके। साहूकार ने मजबूरी का फायदा उठाते हुए कम दाम दिए, लेकिन फिर भी मीरा ने लगभग 5 लाख रुपए और जमीन के कुछ जरूरी कागजात एक पुराने झोले में भरे और अपने पिता को एक किराए की पुरानी स्कूटी के पीछे बैठाकर शहर की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि रास्ते में मौत से भी बदतर एक राक्षस वर्दी पहनकर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही मीरा की स्कूटी सत्यमंगलम चेकपोस्ट के करीब पहुंची, अजय ने उसे हाथ देकर रोका और बदतमीजी से चिल्लाया, ऐ लड़की, गाड़ी साइड में लगा, कहां भागी जा रही है जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो? हेलमेट कहां है तेरा? और इस खटारे के कागज दिखा, वरना अभी गाड़ी जब्त कर लूंगा। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है, कागज घर पर जल्दबाजी में छूट गए हैं, आप प्लीज हमें जाने दीजिए। तभी अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर धनराज वहां पहुंचा और अपनी काली ऐनक उतारते हुए मीरा के झोले की ओर इशारा किया, जो स्कूटी के हैंडल पर लटका हुआ था। उसने झपट्टा मारकर वह झोला छीन लिया और जब उसे खोला तो उसमें नोटों की गड्डियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी लालची नीयत एक पल में जाग उठी। उसने मीरा की ओर शक भरी निगाहों से देखा और कड़क कर बोला, इतना सारा पैसा? एक मामूली लड़की के पास इतने पैसे कहां से आए? सच सच बता, क्या तू चंदन की तस्करी करती है या फिर यह किसी चोरी का माल है? मुझे तो लगता है तू कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि किसी बड़े गिरोह की धंधे वाली है, जो मासूमियत का चोला पहनकर तस्करी करती है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता के पैरों की कसम खाकर कहा कि यह उसके भाई की मेहनत और जमीन बेचकर जुटाए गए पैसे हैं, लेकिन धनराज ने उसकी एक न सुनी। उसने मीरा के पिता केदार को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। धनराज ने चिल्लाकर कहा, झूठी कहीं की, एक सरकारी मुलाजिम से झूठ बोलती है? तेरा भाई नेवी में है तो क्या वह नोट छापने की मशीन लगा रखा है? यह पैसा अब सरकारी कब्जे में रहेगा जब तक कि तू अपनी असलियत नहीं बताती। अजय, इसे ले जाओ और उन औरतों के साथ लॉकअप में डाल दो जो कल रात नशीले पदार्थों के साथ पकड़ी गई हैं। मीरा ने चीख चीख कर कहा कि उसके पिता की मौत हो जाएगी अगर पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन धनराज ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कहा, अगर तू इतनी ही परेशान है तो मेरे साथ कुछ सुनहरे पल बिता, शायद मेरा दिल पसीज जाए,
वरना यह पैसा भी जाएगा और तेरी 7 पुश्तें जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगी। मीरा का खून खौल उठा। उसने साहस जुटाकर धनराज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जैसे वर्दीधारी इस देश के माथे पर कलंक हैं। मेरा भाई जब लौटेगा तो वह तुम्हारी यह वर्दी उतारकर तुम्हें सड़क पर खड़ा कर देगा। इस बात पर धनराज ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि यहाँ का भगवान वही है। मीरा को अपमानित करके वहां से भगा दिया गया और उसका सारा पैसा छीन लिया गया। वह रोती बिलखती किसी तरह अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि बिना पैसों के इलाज शुरू नहीं हो सकता। शाम ढल रही थी और मीरा की उम्मीदें भी। उसने आखिरी बार अपने भाई आर्यन को सैटेलाइट फोन के जरिए मैसेज भेजने में सफलता पाई और पूरी आपबीती रिकॉर्ड करके भेज दी। उधर समुद्र की लहरों के बीच मिशन पूरा कर लौटे आर्यन ने जब अपनी बहन की सुबकती हुई आवाज और पिता की गंभीर स्थिति के बारे में सुना तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा, सर, मैंने आज तक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, लेकिन आज मेरे ही देश के भीतर कुछ भेड़िए मेरे परिवार को नोच रहे हैं। मुझे परमिशन दीजिए कि मैं उस भ्रष्ट व्यवस्था को उसकी औकात दिखा सकूं। आर्यन ने तुरंत हेलीकॉप्टर और फिर अपनी टीम के साथ वहां से निकलने की तैयारी की, जबकि उधर धनराज उन छीने हुए पैसों से अपनी अगली पार्टी की योजना बना रहा था, यह अनजान होकर कि उसने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो अब कानून और वर्दी की परवाह किए बिना न्याय करने के लिए निकल चुका है। मीरा अस्पताल की ठंडी फर्श पर बैठी अपने पिता के मरते हुए चेहरे को देख रही थी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि या तो उसके पिता को बचा ले या उस गुनहगार को ऐसी सजा दे कि पूरी दुनिया कांप जाए। आज एक बेटे और भाई का फर्ज एक सैनिक के फर्ज पर भारी पड़ रहा है। कर्नल ने आर्यन की आंखों में जलती प्रतिशोध की ज्वाला को पहचाना और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन भीतर ही भीतर वे भी जानते थे कि सिस्टम में बैठे धनराज जैसे लोग पूरे विभाग को दीमक की तरह चाट रहे हैं। उन्होंने तुरंत राज्य के गृह सचिव और वन विभाग के उच्चाधिकारियों को गुप्त सूचना दी कि एक जांबाज नेवी कमांडो का परिवार संकट में है और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा टकराव हो सकता है। उधर चेक पोस्ट पर धनराज अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने मीरा से छीने हुए 5 लाख रुपयों में से कुछ गड्डियां टेबल पर फैला रखी थी और अपने अधीन काम करने वाले भ्रष्ट सिपाहियों को शराब की बोतलें बांटते हुए कह रहा था कि देखो, कानून उनके लिए है जो डरते हैं, हम तो खुद कानून बनाने वाले हैं। वह लड़की और उसका फौजी भाई मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी पहुंच ऊपर तक है और मंत्री जी का हाथ मेरे सिर पर है। तभी वहां एक गरीब ट्रक ड्राइवर अपनी फरियाद लेकर आया, जिसके पास कागज तो थे पर पैसे नहीं। धनराज ने उसे वहीं जूते से मारा और अपमानित करके भगा दिया। उसकी क्रूरता अब अपनी चरम सीमा पर थी। इसी बीच मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। वह अस्पताल से सीधा स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां के इंस्पेक्टर से गुहार लगाई कि उसके पैसे छीन लिए गए हैं, लेकिन वहां भी धनराज का ही सिक्का चलता था। इंस्पेक्टर ने मीरा को ही धमकाकर भगा दिया और कहा कि अगर ज्यादा शोर मचाया तो उसे भी वेश्यावृत्ति के झूठे आरोप में जेल भेज दिया जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा धनराज ने उसे चेक पोस्ट पर धमकी दी थी। असहाय मीरा ने फिर से अपने भाई को फोन किया और चीखते हुए कहा कि भैया, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सब बिके हुए हैं। पापा की धड़कनें गिर रही हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। शायद आज हमारी गरीबी और इस वर्दी के अहंकार की जीत हो जाएगी। आर्यन, जो अब अपनी टीम के साथ एक तेज रफ्तार जीप में नीलगिरी के जंगलों की ओर बढ़ रहा था, उसने चिल्लाकर कहा, मीरा, बस 1 घंटा रुक जा, तेरा भाई आ रहा है और आज वह न केवल उन पैसों को वापस लाएगा बल्कि उस अहंकार को मिट्टी में मिला देगा जिसने हमारी खुशियों को आग लगाई है। आर्यन की जीप जब सत्यमंगलम के घने जंगलों में दाखिल हुई तो मौसम और भी भयानक हो गया था। बिजली कड़क रही थी, मानो कुदरत भी इस न्याय की गवाह बनने को तैयार हो। जैसे ही चेक पोस्ट दिखाई दिया, आर्यन ने जीप को सीधे बैरिकेड से टकरा दिया, जिससे वहां खड़े सिपाही हड़बड़ा गए। आर्यन अपनी नेवी की वर्दी में बाहर निकला। उसकी आंखों में वह चमक थी जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को राख कर देती है। धनराज अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपनी पिस्तौल तानते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां हंगामा करने की? जानते नहीं मैं कौन हूं? आर्यन ने बिना डरे उसकी पिस्तौल की नली को अपने सीने पर रखा और गरजते हुए कहा, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूं।
तू वह कायर है जो एक मजबूर लड़की से पैसे छीनता है और एक मरते हुए बुजुर्ग को लात मारता है। तूने मेरी बहन को धंधे वाली कहा था ना। आज मैं तुझे बताऊंगा कि एक फौजी की बहन का अपमान करने की कीमत क्या होती है। धनराज ने हंसते हुए कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने वह पैसा सरकारी खाते में दिखा दिया है, जो कि सरासर झूठ था। लेकिन तभी आर्यन के साथ आए डिजिटल टीम के एक सदस्य ने अपना लैपटॉप खोला और दिखाया कि कैसे धनराज की पूरी बातचीत और रिश्वतखोरी का काला चिट्ठा पहले ही मंत्रालय को भेजा जा चुका है। धनराज के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस फौजी पर गोलियां चला दो, क्योंकि इसने सरकारी काम में बाधा डाली है। लेकिन कोई भी सिपाही आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वे सब आर्यन की वर्दी और उसके शौर्य को देखकर सहम गए थे। आर्यन ने आगे बढ़कर धनराज का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए उसी धूल भरी सड़क पर ले आया जहां उसने केदार को गिराया था। उसने एक एक करके उन नोटों की गड्डियों के बारे में पूछा जो उसने मीरा से छीनी थी। धनराज गिड़गिड़ाने लगा कि वह पैसे वापस कर देगा, लेकिन आर्यन ने उसे जोर से थप्पड़ जड़ा और कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह उस इज्जत की है जिसे तूने पैरों तले रौंदा है। उधर अस्पताल में केदार की हालत और भी बिगड़ गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और मीरा बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। तभी अस्पताल के गेट पर एक सरकारी काफिला रुका जिसे कर्नल राठौर ने भेजा था। उसमें शहर के सबसे बड़े सर्जन और विभाग के ईमानदार ऑफिसर थे, जिन्होंने आते ही इलाज की कमान संभाल ली। लेकिन समस्या अभी भी वही थी। ऑक्सीजन और खून की तत्काल व्यवस्था के लिए उन पैसों की जरूरत थी जो अभी भी धनराज के पास छिपे हुए थे। आर्यन ने धनराज को बांधकर उसकी गाड़ी में डाला और उसे उसी अस्पताल की ओर ले गया जहां उसकी बहन मौत से लड़ रही थी। रास्ते में उसने धनराज को वह हर एक अपमान याद दिलाया जो उसने मीरा के साथ किया था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पूरा मीडिया वहां जमा हो चुका था, क्योंकि यह खबर अब जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि एक नौसेना अधिकारी ने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धनराज ने जब देखा कि उसकी फोटो नेशनल टीवी पर आ रही है और उसके घर वाले भी यह देख रहे होंगे, तो वह फूट फूट कर रोने लगा और माफी मांगने लगा। लेकिन आर्यन ने कहा कि तेरी माफी की जगह अब कोर्ट में है। अभी मुझे मेरे पिता के लिए वे पैसे चाहिए जो तूने चुराए हैं। जैसे ही मीरा ने अपने भाई को देखा, वह उसके गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी और बोली कि भैया बहुत देर हो गई, शायद पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। आर्यन ने अपनी बहन का माथा चूमा और उसे वह झोला थमाया जिसे उसने धनराज के दफ्तर की तिजोरी से बरामद किया था। उसने डॉक्टर की ओर देखा और दहाड़ कर कहा कि इलाज शुरू करो डॉक्टर साहब, अब पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो इस शहर का कोई भ्रष्ट अधिकारी आज रात चैन से नहीं सोएगा। चारों तरफ तनाव का माहौल था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ रही थी और धनराज अब अपनी उस वर्दी को छुपाने की कोशिश कर रहा था जिस पर उसने खुद कालिक पोती थी। अस्पताल के ऑन ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल लाइट किसी खतरे के निशान की तरह जल रही थी और गलियारे में पसरी हुई वह भारी खामोशी मीरा और आर्यन के दिलों की धड़कनों को और तेज कर रही थी, क्योंकि अंदर शहर के सबसे काबिल सर्जन केदार के फेफड़ों का वह जटिल ऑपरेशन कर रहे थे जिसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। आर्यन अपनी नौसेना की सफेद वर्दी में वहां एक दीवार की तरह खड़ा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी भींची हुई थीं और चेहरे पर उस संघर्ष की थकान साफ दिख रही थी जो उसने कुछ घंटों पहले सत्यमंगलम के उन खूनी रास्तों पर लड़ा था। तभी अस्पताल के मुख्य द्वार पर सायरन बजाती हुई गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुका, जिसमें से राज्य के वन संरक्षक, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और पुलिस महानिरीक्षक आईजी स्वयं बाहर निकले, क्योंकि आर्यन के कर्नल ने इस मामले को सीधा मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्रालय तक पहुंचा दिया था। धनराज, जिसे आर्यन ने घायल और अपमानित अवस्था में अस्पताल के एक कोने में बिठा रखा था, अब खुद को कानून के शिकंजे में फंसा देख बुरी तरह कांपने लगा था। उसके चेहरे पर वह अहंकार अब कहीं नहीं था, बल्कि वहां केवल मौत जैसा पीलापन और डर था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। पुलिस के आला अधिकारियों ने आते ही धनराज को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया और उसे वहीं सबके सामने खड़ा किया जहां मीरा ने अपने पिता के लिए आंसू बहाए थे। आईजी ने आर्यन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कमांडो आर्यन, हमें गर्व है तुम पर।
और हमें शर्म है कि हमारे सिस्टम में धनराज जैसे दीमक छिपे हुए हैं। तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वह पूरे प्रशासन के लिए एक काला धब्बा है, और मैं आज वादा करता हूं कि इस भ्रष्ट अधिकारी को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली 7 पुश्तें किसी गरीब और फौजी के परिवार पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। धनराज गिड़गिड़ाने लगा। वह आईजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा कि उसके छोटे बच्चे हैं और उसकी इज्जत दांव पर लगी है। लेकिन तभी वहां मौजूद मीडिया के कैमरों ने उसकी वह असलियत पूरे देश को दिखा दी जो वह अब तक अपनी वर्दी के पीछे छुपाता आया था। आर्यन ने आगे बढ़कर धनराज की वर्दी पर लगे उन सितारों और बैज को एक एक करके नोच लिया और कड़कती आवाज में कहा, यह वर्दी तूने सेवा के लिए नहीं बल्कि लूट के लिए पहनी थी। आज से तू इस वर्दी के लायक नहीं है। तूने मेरी बहन को धंधे वाली कहा था ना, आज देख पूरा देश तुझे लुटेरा और गद्दार कह रहा है। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और थके हुए कदमों से डॉक्टर बाहर निकले। मीरा उनकी ओर भागी और बिना कुछ बोले बस उनकी आंखों में देखने लगी। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार हो गया है, ऑपरेशन सफल रहा और केदार जी की हालत अब खतरे से बाहर है। अगर आधा घंटा और देरी होती तो शायद हम उन्हें खो देते, लेकिन समय पर पैसे और सही दवाओं ने उनकी जान बचा ली। यह सुनकर मीरा घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। यह जीत सिर्फ उसके पिता की जान की नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष की थी जो उसने अकेले एक विशाल और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ा था। आर्यन ने अपनी बहन को उठाकर गले से लगा लिया और उसकी आंखों में वह सुकून था जो बॉर्डर पर जंग जीतने के बाद भी नहीं मिलता। अगले कुछ घंटों के भीतर ही सरकार ने एक विशेष आदेश जारी किया, जिसके तहत धनराज को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया और उसकी सारी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया, ताकि उस पैसे से उन सभी गरीबों का नुकसान भरपाई की जा सके जिन्हें उसने वर्षों से लूटा था। इतना ही नहीं, उस पुलिस इंस्पेक्टर और उन सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने मीरा की शिकायत दर्ज करने से मना किया था और उसे धमकाया था। अस्पताल के बेड पर जब केदार को होश आया तो उन्होंने अपने सामने अपने बेटे आर्यन को वर्दी में देखा और उनकी आंखों से गर्व के आंसू छलक पड़े। आर्यन ने उनके हाथ चूमते हुए कहा, पापा, अब डरने की कोई बात नहीं है। आपका बेटा लौट आया है और अब इस इलाके में कोई भी गुंडा या भ्रष्ट अधिकारी किसी गरीब का रास्ता नहीं रोकेगा। कर्नल राठौर ने भी फोन पर आर्यन को बधाई दी और कहा कि तुमने न केवल अपने परिवार की रक्षा की बल्कि वर्दी की गरिमा को भी पुनर्स्थापित किया है। उधर पूरे देश में मीरा और आर्यन की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग सड़कों पर उतर आए और मांग करने लगे कि हर चेक पोस्ट और थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि भविष्य में कोई दूसरा धनराज पैदा ना हो सके। कुछ दिनों बाद जब केदार पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो पूरे गांव ने उनका स्वागत किसी सेनानी की तरह किया और उस चेक पोस्ट पर जहां कभी धनराज का आतंक था, वहां अब एक ईमानदार युवा अधिकारी की नियुक्ति हुई, जिसने पहली बार केदार और मीरा को सलामी ठोककर वहां से गुजरने का रास्ता दिया। मीरा ने उस पुरानी बुलेट को वापस छुड़वाया जिसे उसने गिरवी रखा था, और आर्यन ने उसे फिर से चमकाया, ये याद दिलाने के लिए कि मेहनत की कमाई और पुश्तैनी यादें किसी भी भ्रष्ट ताकत से कहीं अधिक बलवान होती हैं। इस कहानी का अंत सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी की जेल जाने से नहीं हुआ, बल्कि समाज में उस विश्वास के पुनर्जन्म से हुआ कि यदि कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे तो पूरा ब्रह्मांड उसे न्याय दिलाने में जुट जाता है। सत्य और न्याय की इस जीत ने नीलगिरी के उन घने जंगलों में एक नई सुबह का आगाज किया, जहां अब हवाओं में डर नहीं बल्कि आजादी और स्वाभिमान की महक थी। अंत में यह वीडियो संदेश पूरे देश को यह सिखाता है कि वर्दी सत्ता की नहीं, सेवा की निशानी है, और जो इसका गलत इस्तेमाल करता है उसका अंत धनराज जैसा ही होता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं।